इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर अब तो आपकी कमांड होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आपको फाइनल अकाउंट्स के टाइम में हेल्प करेगा। इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट होगा, और क्योंकि कई बार हम आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो उसमें आपको बैलेंस शीट बनाने को भी साथ में बोला जाता है। वो कंसेप्ट भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि फाइनल अकाउंट्स को हम कैसे तैयार करते हैं। तो दोनों चैप्टर्स के साथ इसका कनेक्शन हो जाएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं दैट इज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क that is types of share capital, क्योंकि स्टार्टिंग में साथ साथ हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन हो सकता है कि कंफ्यूजन हो तो उसका हम जल्दी से रिवीजन कर देंगे। क्योंकि जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां पे नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं, और जो नोट्स टू अकाउंट्स हैं उसमें मेन शेयर होल्डर्स फंड होता है, और शेयर होल्डर फंड्स में कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है। तो उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे, सिंपल वर्ड्स में बात करेंगे। टेक्निकल टर्म्स में तो आपके पास किताबें पढ़ी हैं, वहां से आप देख सकते हैं, वहां से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमने एक कैपिटल का यूज किया था, अथोराइज्ड कैपिटल। तो अथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है जी? मैक्सिमम कैपिटल विच कैन बी रेज्ड बाय ए कंपनी इन इट्स लाइफ, जिसको आप कई बार हम क्या करते हैं, मैंने कहा था ना कि हम कई बार न्यूमेरिकल के टर्म्स पे जाते हैं, लैंग्वेज पे जाते हैं। इसको नॉमिनल शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। तो ये कौन सी होगी जी? मैक्सिमम। और मैक्सिमम अब आपको बिल्कुल क्लियर है कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक कैपिटल क्लॉज होता है, और उस कैपिटल क्लॉज में, कैपिटल क्लॉज के अंदर आपको मैक्सिमम कैपिटल शो करनी पड़ती है। ओके, अच्छा, उसके बाद आपने देखा होगा कि एक टर्म हमने यूज की, इश्यूड शेयर कैपिटल। अब सपोज करते हैं कि मैक्सिमम कैपिटल चलो 5 लाख रुपए। अब आपको लगता है कि अरे भैया इस टाइम तो हमें जो है वो 5 लाख रुपए की जरूरत नहीं है, हमें जो है अभी कम है। तो आप क्या करेंगे, उतने प्राइस से आप एक इशू लेके आएंगे। ठीक है जी। तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, उतने का इशू लेके आएंगे। सपोज कीजिए कि अभी आपको किसकी जरूरत है? 2 लाख रुपए की जरूरत है। तो मैक्सिमम 5 लाख है, अभी आपकी रिक्वायरमेंट 2 लाख है। तो 2 लाख रुपए का जब आप मार्केट में जो इशू लेके आओगे, तो जितने से इशू लेके आओगे उसको हम क्या बोलेंगे? इशूड शेयर कैपिटल। सिंपल लैंग्वेज में, कोई ज्यादा मैं टेक्निकल बर्डन नहीं डालना चाहता, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, अब क्या होता है कि आपने ये भी हमने डिस्कस किया था कि जब हम रिक्वायरमेंट है उसको हम इंस्टॉलमेंट्स में लेके आते हैं। जब इंस्टॉलमेंट में लेके आते हैं तो मान लीजिए एप्लीकेशन के ऊपर मान लो हम 3 रुपीज, अलॉटमेंट के ऊपर मान लीजिए 2 रुपीज, फर्स्ट कॉल के ऊपर मान लेते हैं 4 रुपीज, और फाइनल कॉल के ऊपर मान लेते हैं 1 रुपीज। तो ये 4 इंस्टॉलमेंट्स आपकी होगी। अच्छा, अब मान लीजिए कि आपने क्या किया कि अभी 2 लाख रुपीज है, अभी आपको लगता है कि मेरी रिक्वायरमेंट 2 लाख रुपए, लेकिन इमीडिएटली मेरी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है। तो मैं ऐसा करता हूं कि जी पहले मैं ये वाली इंस्टॉलमेंट ले लेता हूं, ये वाली इंस्टॉलमेंट ले लेता हूं, ये वाली इंस्टॉलमेंट लेता हूं, ये वाली इंस्टॉलमेंट अभी मैं नहीं लूंगा, जब जरूरत पड़ेगी तब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कितने शेयर्स के लिए कॉल किया,
जितने शेयर्स के लिए आप कॉल करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे जी, कॉल्ड अप कैपिटल। देखो नाम ही अपने आप ही बता रहा है, कंसेप्ट आपका क्लियर है। तो जब हम फॉरफिट करते थे तो भी हम यही देखते हैं कितना कॉल्ड अप है, कितना पैसा मांगा है, कितने पैसे की डिमांड की है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं जी, कॉल्ड अप कैपिटल। यहां तक बात है जी क्लियर। अच्छा, अब आगे हमारे पास कॉल्ड अप कैपिटल। फिर आ जाता है हमारे पास पेड अप शेयर कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब यहां जरा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अच्छा, अब आपने क्या किया, पब्लिक से कॉल किया। अब जब कॉल किया तो आपने देखा कि बीच बीच में कुछ लोग जो थे वो डिफॉल्ट कर जाते थे। तो जब डिफॉल्ट करते थे तो हम उसको क्या बोलते थे, कॉल्स इन एरियर। ठीक है जी। और जिनसे हमारे पास पैसा आ गया उसको हम बोलते थे पेड अप। तो जिनसे पैसा आ गया, जिन्होंने हमें पे कर दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल। और जिसने अभी तक पैसा नहीं दिया, डिफॉल्ट कर गया, उसको मौका दे रहे हैं, तो उसके साथ क्या चलेगा जी, कॉल्स इन एरियर। तो ये टर्म भी अब आपको क्लियर है। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास क्या है, जब कॉल्ड अप है और जो आपने पैसा नहीं मांगा है, जैसे 1 रुपया नहीं मांगा, ठीक है जी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। ठीक है जी। तो शेयर कैपिटल जितना कॉल किया था, जिसको कॉल नहीं किया था उसको बोलेंगे अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। जैसे इस एग्जांपल में हम क्या बोल रहे हैं, 1 रुपए जो नहीं मांगा, विच वॉज नॉट डिमांडेड। क्लियर है जी यहां पे। उसके बाद आपके पास एक टर्म आई थी, कैपिटल रिजर्व। अब वो कैपिटल रिजर्व क्या चीज होती है, तो कैपिटल रिजर्व होता है हमारे पास कैपिटल प्रॉफिट। जितने भी हमारे पास कैपिटल प्रॉफिट आए, हमने कहां ट्रांसफर किया, उनको कहां पे ट्रांसफर किया जी, ये क्या था जी हमारा अनकॉल्ड, उसको हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल प्रॉफिट। तो समझ लीजिए कि जितने भी कैपिटल प्रॉफिट के कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं कंपनी को, वो कहां चले जाते हैं, कैपिटल रिजर्व में। अच्छा, अब आप जाइए एक और टर्म, रिजर्व कैपिटल। कई बार क्या होता है, आपसे डिफरेंस पूछा जाता है, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व, आप बोलते हैं नहीं जी ये क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, अब आता है कि आपके पास रिजर्व कैपिटल। ये रिजर्व कैपिटल जो है वो क्या होती है, इसके बारे में भी आपसे शेयर करते हैं। अच्छा, आपको पता है कि ये ब्लड, एक बोलते हैं जी ब्लड प्रेशर। ठीक है जी। तो ब्लड प्रेशर का मतलब कई बार बोलते हैं जी लो, कई बार बोलते हैं हाई, दोनों ठीक। ये होता क्या है ह्यूमन बीइंग में, हम ब्लड, तो ये जो ब्लड है वो कंपनी के केस में भी, कंपनी के केस में ब्लड के साथ में इसको कोरिलेट करने की कोशिश करता हूं। तो ब्लड का मतलब है यहां मनी। अब देखिए, अगर कंपनी के पास कम कैपिटल है तो भी कंपनी इफेक्ट करेगी, और कंपनी के पास अगर हाई मनी है, यानी कि हाई का मतलब हुआ जरूरत है नहीं है लेकिन पैसा आ रहा है, वो भी डेंजरस है, खर्चे बढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाती है ना। अच्छा, तो ये दोनों खतरनाक है। तो क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए ना, तो मेंटेन होना चाहिए। तो इसको कैसे हम, ये जो मनी है जिसको हम बोलते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन एंड ओवर कैपिटलाइजेशन, तो ये दोनों जो है वो ठीक नहीं है। जब ठीक नहीं है तो अब हमारे पास क्या होता है, अब सपोज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां पे हम बात करते हैं, आपने देखा कि 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तो लिमिट बना दी थी, और जिसको कि हमने 9 रुपीज के हिसाब से मांग लिया था। आपको ऐसा लग रहा है ये जो 1 रुपए है, ये मुझे पूरी जिंदगी लाइफ में कंपनी को कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।
नहीं मांगा जाएगा। ये मुझे नहीं लगता कि कंपनी के मांगा जाएगा। अगर नहीं मांगा जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? अब अगर मैं 1 रुपए मांग लूं तो क्या हो गया जी? मनी मेरे पास हाई हो जाएगा। हाई हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि ये पैसा जो है वो कंपनी, ये जो स्टेज है ना तो लो रहे ना हाई रहे, ऑप्टिमम रहे। अगर ये ऑप्टिमम रहे तो ऑप्टिमम का मतलब है कि ये पैसा मैं, इसका मतलब लाइफ भर में नहीं मांगूंगा। अगर नहीं मांगूंगा तो मैं उसको क्या बोलता हूं? रिजर्व कैपिटल, जो कभी नहीं मंगाया जाएगा, लाइफ टाइम में कभी भी नहीं मांगा जाएगा। लेकिन क्या आप बोलेंगे कि कभी नहीं मांगा जाएगा? नहीं, वो मैं आपको बताता हूं कि एक टाइम होता है। और वो एक टाइम कब होता है? एक टाइम तब होता है जब कंपनी लिक्विडेट होना होगी। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन तब आप पैसा मांग सकते हैं, अदरवाइज आप पैसा नहीं मांग सकते। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल। तो एक तरह से क्या है कि ओवर कैपिटलाइजेशन और ओवर कैपिटलाइजेशन से बचाने के लिए कंपनी कौन सी कैपिटल, कहां पैसा, जिसको लाइफ टाइम में पैसा नहीं मांगा जाएगा। जब नहीं मांगा जाएगा तो इससे क्या होगा? हमारे पास उसको पैसे को कहां भेज दिया जाएगा? वो भेज दिया जाएगा रिजर्व कैपिटल में। तो देखिए, सिर्फ लिक्विडेशन के टाइम, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कहता है? कंपनी एक्ट 2013 कह रही है कि जी सिर्फ लिक्विडेशन के टाइम ही मांग सकते हैं पैसा, अदरवाइज नहीं मांग सकते। तो ये कंपनी एक्ट में एक प्रोविजन है। अच्छा, अब क्या है? अब आप मुझे ये बताइए, क्या आपने पैसा मांग लिया? नहीं मांगा। जब पैसा नहीं मांगा तो क्या ये बैलेंस शीट में जाएगा? ये पैसा आ गया आपके पास रिजर्व कैपिटल का? नहीं आया। जब नहीं आया तो बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा? इट मीन्स इट इज नॉट शोन इन बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता तो फिर ये कहां दिखाया जाता है? बस सिंपल सी बात है, अभी बैलेंस शीट के नीचे दिखाया जाता है। कहां पे? नोट्स टू अकाउंट में। नोट्स टू अकाउंट में दिखाया जाएगा। ये बात क्लियर होगी जी यहां तक? तो कई बार इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। तो ये कैपिटल प्रॉफिट है और ये वो ऐसी कैपिटल है जो कंपनी में लाइफ टाइम में कभी नहीं मांगी जाएगी, सिर्फ एक को छोड़ करके, और वो है जब कंपनी लिक्विडेट होगी तब वो शेयर होल्डर से ये वाला पैसा मांग सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं जी? रिजर्व कैपिटल। ओके, अच्छा, एक और अब मैं आपसे कंसेप्चुअल की बात करता हूं। ये तो था हमारा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, जो कि बिल्कुल इजी टर्म में हमने आपसे बात करी, नाम से ही अपने आप क्लियर हो जाता है, कोई कंफ्यूजन आपके इस बात में नहीं होता। अच्छा, अब देखिए क्या हुआ कि दो बातें हैं यहां पे। एक है आपका कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है जी, क्योंकि अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं सेबी की बातें भी थोड़ी सी करूंगा, और आपको ये पता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, वो भी हम फॉलो करनी पड़ती हैं, और कंपनी एक्ट भी फॉलो करना पड़ता है। मैं आपसे इसी से रिलेटेड की बात कर रहा हूं। एक सेक्शन 39 है कंपनीज एक्ट में, वो कहता है कि ये जो इंस्टॉलमेंट का पैसा है, कंपनी जितनी मर्जी इंस्टॉलमेंट के ऊपर पैसा मांग सकती है। जैसे मैंने कहा यहां पे 4 है, वो 5 पे मांग सकती है, 3 पे मांग सकती है, 2 पे मांग सकती है, जितनी इंस्टॉलमेंट है उसके ऊपर मांग सकती है। लेकिन साथ में उसने एक कंडीशन लगाई है। क्या कहता? जो एप्लीकेशन का मनी है, सेक्शन 39, एप्लीकेशन जो है के ऊपर जो पैसा आपने मांगना है वो कितना होना चाहिए? दैट शुड बी एटलीस्ट 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फेस वैल्यू ऑफ शेयर, अब आपको फेस वैल्यू का पता है, मान लीजिए 10 रुपीज है, तो 10 रुपीज का 5% जो आपने एप्लीकेशन के ऊपर मांगना ही मांगना। ये कौन कह रहा है जी? ये कहती है कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, अब सेबी भी कह रही है। वो क्या कर रही है सेबी? सेबी कहती है कि यहां पे जब भी आपने एप्लीकेशन के ऊपर पैसा मांगना है वो होना चाहिए एटलीस्ट 25%। ये अनहिडन बातें मैं आपको बता रहा हूं। 25% ऑफ इशू प्राइस ऑफ शेयर। अब आपको इशू प्राइस का भी पता है, अगर पार पे है तो अगर आपने फेस वैल्यू के ऊपर बेचा तो इशू प्राइस कितना हो गया? 10। अगर आपने 12 पे बेचा तो ये प्रीमियम हो गया, तो इशू प्राइस कितना हो गया? प्रीमियम पे। और अगर आपने 9 पे बेचा तो इसका मतलब डिस्काउंट हो गया। तो इशू प्राइस कैन बी 12, इशू प्राइस कैन बी 10, इशू प्राइस कैन बी 9, एज यू नो बेटर।
then SEBI can only ask for 25% of the issue price of the share. यहां क्या है? फेस वैल्यू. यहां क्या है? इश्यू प्राइस. अच्छा, अब ये हो गया कि इसका मतलब SEBI कुछ और बोल रही है और कंपनीज एक्ट 2013 कुछ और बोल रहा है. तो क्या होगा जी इनके बीच में? डिस्प्यूट, झगड़ा हो गया जी. और अगर झगड़ा हो गया तो आप इस झगड़े में किसकी माने? कंपनी एक्ट की मांगे या SEBI की मांगे? तो मैं आपको यह क्लियर करना चाहता हूं कि यहां पे आपने हमेशा जब भी ऐसा इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए तो आपने SEBI को ही मानना है. अब ये आप बोलोगे कि SEBI में क्यों मानना है इसको? देखिए ये क्या है? शेयर्स हैं. शेयर्स का मतलब सिक्योरिटी. और सिक्योरिटी को रेगुलेट कौन करता है? सिक्योरिटी को रेगुलेट करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो इसलिए अब जब भी झगड़ा होगा तो SEBI की गाइडलाइंस ही प्रिवेल करेंगी. SEBI गाइडलाइंस वुड प्रिवेल. यहां तक बात क्लियर होगी जी. तो अब यह है कि जब भी कोई भी SEBI और कंपनी एक्ट में झगड़ा हो जाए तो किसको आपने फॉलो करना है? SEBI को फॉलो करना है. तो ये मेरी कुछ एक बातें थी जो कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, जिसमें कि शेयर कैपिटल और फाइनल अकाउंट साथ में जुड़े हैं, और कुछ एक डिस्प्यूट जो कंपनी और SEBI के बीच में होता है तो वहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है और किताबें बोलते हैं जी कि ये जी 5% बोल रहा है, ये 25% बोल रहा है, तो किसकी बात माने हम? तो अब आपको मेरे को लगता है ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा. तो इसी के साथ अब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे. इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं, एंड करते हैं. अब हम इससे आगे वाला जो है वो बुक बिल्डिंग कंसेप्ट की तरफ को मूव करेंगे. तो अब मुझे लगता है अब आप बहुत स्ट्रांग हो गए और अब तो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं. बस आपने लैंग्वेज पे जाना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है, कंसेप्ट जैसे आपको क्लियर है. अब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा लर्न करेंगे.